अब बच्चे क्या करने जा रहे हैं, आपको अभी मैंने आपको क्या बताया था, कॉलम लॉ बताया, फिर कॉलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कुछ न्यूमेरिकल की है, न्यूमेरिकल डिटेल में आपके बच्चे एक और आर्टिकल आएगा, उसके बाद आपके डिटेल में न्यूमेरिकल भी करेंगे। आपका नेक्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चे एक छोटा सा आर्टिकल जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जनरली से के से जैसे रिलेटिव परम्यूटिविटी का नाम भी दिया जाता है और रिलेटिव परम्यूटिविटी को एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आपकी रिलेटिव परम्यूटिविटी क्या है? Let us consider 2 point charge. Let us consider 2 static point charge which are separated with a distance r. मान लीजिए 2 static point charge हैं जो r distance से separated हैं, इनके बीच में इनिशियली मान लीजिए वैक्यूम है। When the vacuum is present in between these charge, ठीक है, मान लीजिए इनके बीच में क्या है बच्चे, इन फर्स्ट केस मैंने क्या माना, इनके बीच में क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, यहां लिख देते हैं वैक्यूम है। In first case, we assume that the vacuum is present in between these charge. When the vacuum is present in between these charge, then according to Coulomb law, the electrostatic force of attraction or repulsion in between these two charges is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। मैंने F की जगह F नोट लिखा है। F नोट का मतलब है इन आपके दो चार्ज के बीच में क्या है, वैक्यूम प्रेजेंट है। ओके, अब क्या कीजिए, इन दो चार्ज को बच्चे किसी मीडियम में ले जाइए। मीडियम मतलब इन दो चार्ज को डिस्टेंस सेम रखिएगा, चार्ज सेम है, लेकिन किसी मीडियम के अंदर। मान लीजिए मैं इसे इन दो चार्ज को सेम डिस्टेंस के ऊपर किसी मीडियम वाटर के अंदर ले जाते हैं। चलिए, जैसे मैं इसे एक वाटर के अंदर या किसी मीडियम के अंदर ले जाऊंगा, मीडियम के अंदर लेके जाऊंगा, तो उनके बीच की जो फोर्स होगी उसे आप Fm का नाम दे दीजिएगा। Fm किसके इक्विवेलेंट होगा? Fm होगा बच्चे 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मीडियम आ गया, तो मीडियम आया तो यहाँ एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन m लिख दीजिएगा। नोट का मतलब होता है वैक्यूम, m का मतलब है मीडियम। Q1 चार्ज भी सेम थे, डिस्टेंस भी सेम था। तो फर्स्टली हमने क्या किया, फर्स्टली हमने दो चार्ज को सेपरेटेड किया इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। तो दो चार्ज पहले तो बचे वैक्यूम में, दो चार्ज आपके r डिस्टेंस से सेपरेट थे और उनके बीच में वैक्यूम था। आफ्टर दैट दोनों उन्हीं दो चार्ज को सेम डिस्टेंस के ऊपर मैं एक मीडियम के अंदर ले गया। जब वैक्यूम में थे दो चार्ज तो उनके बीच में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला ये होगा, जब मीडियम में थे तो ये होगा। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, अल्टीमेटली वी गेट F नॉट डिवाइडेड बाय Fm 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लीजिए फैक्टर तो सेम है, कैंसिल कर दीजिए, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आया F नॉट डिवाइडेड बाय Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के रेशियो को ही आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसे आप एप्सिलॉन r से लिखेंगे। तो लीजिए डेफिनेशन अपने आप बना के दिखा दीजिए मुझे, क्या डेफिनेशन होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी मे बी डिफाइन एज द रेशियो आ रहे हैं। Dielectric constant or relative permittivity may be defined as a ratio of the forces between the two charge when they are placed in vacuum to the when they are placed in medium। या आप ये बोल सकते हैं it is a ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of vacuum। ओके, तो अगर आपके मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी से डिवाइड कर दीजिए, या जब दो चार्ज आपके वैक्यूम में प्रेजेंट थे, जब दो चार्ज आपके वैक्यूम में थे, उनके बीच में जो फोर्स थी उस फोर्स को जब उसे मीडियम में रखा गया उस फोर्स से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों के रेशियो को ही आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देंगे। देखिए फोर्स का रेशियो या आपके एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन का ही रेशियो आ रहा है, तो दो सेम तरह की क्वांटिटी का रेशियो है, इट्स मीन ये आपकी डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो नंबर के टर्म में बचे इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की जाएगी, ये आपकी जो इसकी वैल्यू होगी वो नंबर के टर्म में होगी, ना ही उसकी यूनिट होगी ना ही उसकी डायमेंशन होगी। इस के का बच्चे क्या इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस बताता हूँ। मान लीजिए दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज थे Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस वही R मान लीजिए। फर्स्टली दे आर प्लेस इन वैक्यूम, जब आपके वैक्यूम में प्लेस कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसे F मान लीजिए। नाउ सेम टू चार्ज आर प्लेस इन ए वाटर, मान लीजिए इन दो चार्ज को मैं वाटर के अंदर रख रहा हूं, दो सेम चार्ज को वही दो चार्ज लीजिए, सेम डिस्टेंस के ऊपर वाटर के अंदर रख लीजिए। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चे 81। जैसे आप वाटर के अंदर रखोगे तो आपके बच्चे जैसे आप वाटर के अंदर रखोगे आप क्या यूज करोगे, Fm आपकी जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि जैसे ही मैं इन्हें वाटर के अंदर यानी मीडियम के अंदर रखूंगा तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको रिलेशन पता है तो बड़े इजीली वे में आप निकाल सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया F नॉट डिवाइडेड बाय Fm इक्वल टू किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है।
अगर मैं एफ एम की वैल्यू बताऊं तो एफ एम की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चे, एफ नोट डिवाइडेड बाय के के बराबर होगी। एफ नोट किसके बराबर था, एफ के। वाटर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 81। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एम की वैल्यू यानी जैसे ही वाटर के अंदर आप दो चार्ज को लेके जाओगे तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन थी वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू के 1/81 टाइम्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे ही आप चार्ज को मीडियम के बीच में लेके जाते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपके फोर्स की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जरा ध्यान से इसे कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करें तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेनली जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनते हैं वो सारे के सारे यहां सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से ही बनेंगे। देखिए कूलम लॉ की हेल्प से आप दो चार्ज के बीच में, दो स्टैटिक चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच में इंटरेक्शन को आप निकाल चुके हैं। आपको ये बताया अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अनदर चार्ज। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस के इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर मैं इसी को यूज करूं तो इस तरह आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, ओबे हो जाएगा। इट्स मीन अगर मान लीजिए स्पेस के अंदर एक ग्रुप ऑफ चार्ज है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ग्रुप ऑफ चार्ज है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। स्पेस में लेट अस कंसीडर देयर इज ए ग्रुप ऑफ चार्ज विच कंसिस्ट ऑफ n पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn एज शोन इन फिगर। आपके पास मान लीजिए ग्रुप है जिसके अंदर n नंबर ऑफ चार्ज हैं और इन चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट है P, इसके ऊपर एक Q0 चार्ज लाई कर रहा है। मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, इस ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से, इस Q0 के ऊपर इन सभी चार्ज की वजह से जो भी नेट फोर्स होगा मुझे वो नेट फोर्स निकालना है। मैंने अभी बताया अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो इंटरेक्शन किसी थर्ड चार्ज के इंडिपेंडेंट होती है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट चार्ज के कारण जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को निकाल लीजिए, उसे नाम दीजिएगा F01। क्या रीड करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। फिर क्या करें, सेकंड चार्ज के कारण आपकी ये फोर्स निकाल लीजिए, उसे नाम दे दीजिए F02। थर्ड चार्ज के कारण निकालिए, उसे नाम दीजिए F03। फोर्थ के कारण निकालिए और ऐसी nth के कारण निकालिए, nth के कारण क्या निकलेगा, F0n। तो हर एक इंडिविजुअल चार्ज, आपके ग्रुप में जितने भी चार्ज होंगे उन चार्ज के हर एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स निकालिए और फिर इनका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। जैसे आप वेक्टर सम करेंगे तो इस चार्ज के ऊपर जो भी नेट फोर्स होगी, मान लीजिए इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स है F0, किसके बराबर होगी F0, F01 प्लस F02 प्लस F03 एंड सिमिलरली F0n। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या है, जब भी आपके चार्ज आपके मोर देन 2 होंगे, देखिए जब तक 2 हैं तब तक तो आप कूलम लॉ को डायरेक्टली यूज कर लेंगे, लेकिन जब आपके चार्ज 2 से ज्यादा होंगे एट दैट टाइम वी यूजिंग कूलम लॉ एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से हम नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो जब भी आपके नंबर ऑफ चार्ज आपके यानी जब भी आपके चार्ज 2 या 2 से ज्यादा होंगे एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। According to principle of superposition, the net force exerted on a point charge. According to the principle of superposition, net force exerted on a point charge due to a number of charge is equal to vector sum of the force exerted by individual charge on that particular charge. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है उस इंडिविजुअल फोर्स को निकालिए और उन सभी का क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। लीजिए मैंने आपको फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखनी तो आपको बता ही चुका हूं, चलिए मुझे बताइए F01 किसके इक्विवेलेंट होगा। मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है 1/4πε0। यहाँ दो चार्ज कौन कौन से थे, एक था Q0 एक है Q1, डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिस्टेंस को r स्क्वायर लिख लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, अपोजिट। मतलब यहाँ नोट 1 है तो यहाँ 1 नोट होगा, जो चीज ऊपर लिखनी है वही चीज नीचे भी लिखनी है। अल्टीमेटली F02 सिमिलरली आप ऐसे लिख लीजिए Q0। यहाँ दो चार्ज कौन कौन से है, Q0 Q2 है, R20 का स्क्वायर, R20 का वेक्टर। इसी तरह बच्चे आप किसके लिए लिख सकते हैं, F0n के लिए भी लिख लीजिए 1/4πε0 Q0 Qn डिवाइडेड बाय Rn0 का स्क्वायर, Rn0 का कैप। इन सभी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। देखिए Q0 कॉमन ले लीजिए सभी से, 1/4πε0 कॉमन आ गया। अल्टीमेटली आप टर्म कौन कौन सी बची, एक तो बचा Q1 R10 का स्क्वायर, R10 का कैप, Q2
डिवाइडेड बाय R2 नोट का स्क्वायर R2 नोट का कैप। इसी तरह सिमिलरली आप nth के लिए मूव करें, QN डिवाइडेड बाय RN नोट का स्क्वायर RN नोट का कैप। या तो आप बच्चे यहीं पे रिजल्ट को छोड़ दीजिए, या आप इसे समीशन की टर्म में लिखेंगे तो नेट फोर्स किसके बराबर आएगा। आप इसे समीशन की फॉर्म में लिखिए, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसे आप I लिख दीजिएगा, और I की वैल्यू 1 से n, क्योंकि आपकी टर्म 1 से n की तरफ मूव कर रही है। तो आप Q की जगह, क्योंकि ये वेरिएबल चेंज हो रहा है आपके I के साथ का, Q के साथ का वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो इसे आप I लिख दीजिए। नीचे R1 नोट का स्क्वायर, 2 नोट का स्क्वायर, अब चलते हुए n नोट का स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए I नोट का स्क्वायर, और ऊपर लिख दीजिए I नोट का कैप। तो इस तरह बच्चे आप चाहे इसे इस फॉर्म में लिख लीजिए, इस तरह समीशन के अंदर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लीजिए। बेटा यहाँ आपको बता रहा हूँ फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चन करेंगे, कब आपका प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कब इंप्लीमेंट होगा, जब भी आपके चार आपके क्या होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। अगर आपके चार 2 हैं तब तक तो आप सिंपली कूलम लॉ की हेल्प से उसके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही आपके 2 से ज़्यादा चार्ज होंगे, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया किसी भी चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जितने भी आपके चार्ज हैं उन सभी के कारण उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो फोर्स है, हर एक चार्ज के कारण इंडिविजुअली फोर्स निकालिए और फिर उनकी वेक्टर सम कर दीजिए, इसी के इक्विवेलेंट होगा नेट फोर्स। ठीक है, जब भी आप बच्चे फोर्स को निकाल रहे हैं, एज यू नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जब वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं तो प्लस वन का जो वेक्टर का टॉपिक आपने किया था उसे जरूर याद रखिएगा। वेक्टर के अंदर जब भी इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो वेक्टर्स के कुछ लॉ थे, याद कीजिए। एक था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और आपका कौन सा था बच्चे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो आपके उन सारे टॉपिक से ही इनके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो कूलम लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वेक्टर के चैप्टर को आप जरूर रिवाइज कर लीजिए।